जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू नोट टू सक्सेस। आज ओएसटेट हिंदी सिलेबस ठीक अच्छे हिंदी रे जो मैंने आप एग्जाम देवे से खास करिकी जेते सारा आपणकर टॉपिक अच्छी फास्ट मु निबंध स्टार्ट करछि। प्रथम निबंध होछि बाल मुकुंद गुप्तकर बनाम लड़कर्जन। वीडियो को प्रथम रु शेष पर्यंत देखिए। जदि सीरियस अछंती तो वीडियो को देखंतु, चैनल को सब्सक्राइब करंतु। फास्ट मु निबंध सारिबी। निबंधर प्रथम निबंध होची बाल मुकुंद गुप्तकर बनाम लड़कर्जन। ठीक अच्छे। माय लॉर्ड, लड़कपन में इस बूढ़े भंगड़ को बुलबुला का बड़ा चाव था। गांव में कितने ही शौकीन बुलबुलबाज थे। वो बुलबुले पकड़ते थे, पालते थे और लड़ाते थे। बालक शिव शंभु शर्मा बुलबुले लड़ाने का चाव नहीं रखता था। केवल एक बुलबुल को हाथ पर बिठाकर ही प्रसन्न होना चाहता था। पर ब्राह्मण कुमार को बुलबुल कैसे मिले? पिता को यह भय कि बालकों को बुलबुल दी तो वो मार देगा, हत्या होगी, अथवा उसके हाथ से बिल्ली छीन लेगी तो पाप होगा। बहुत अनुरोध से यदि पिता ने किसी मित्र की बुलबुल किसी दिन ला भी दी तो वो 1 घंटे से अधिक नहीं रह पाती थी, वो भी पिता की निगरानी में। शराय के भटियारे बुलबुलें पकड़ा करते थे। गांव के लड़के उनसे 2-2, 3-3 पैसे में खरीद लाते थे। कितने पैसे में? 2-2, 3-3 पैसे में खरीद लाते थे। और जो शिव शंभु थे वो ब्राह्मण थे। ठीक है। पर बालक शिव शंभु तो ऐसा नहीं कर सकता था। पिता की आज्ञा बिना वो बुलबुल कैसे लावे और कहाँ रखे? उधर मन में अपार इच्छा थी कि बुलबुल ज़रूर हाथ पर हो। इससे जंगल में उड़ती बुलबुल को देखकर जी फड़क उठता है। बुलबुल की बोली सुनकर आनंद से हृदय नृत्य करने लगता था। कैसी कैसी कल्पनाएं हृदय में उठती थी। उन सब बातों का अनुभव दूसरों को नहीं हो सकता। दूसरों को क्या होगा? आज यह वही शिव शंभु है। स्वयं इसी को उस बाल काल के अनिर्वचनीय चाव और आनंद का अनुभव नहीं हो सकता। बुलबुल पकड़ने की नाना प्रकार की कल्पनाएं मन ही मन में करता हुआ बालक शिव शंभु सो गया। उसने देखा कि संसार बुलबुलमय है। यहाँ पर भी क्वेश्चन आता है कि बालक शिव शंभु स्वप्न में अपने सपने में क्या देखा कि पूरा संसार बुलबुलमय है। ठीक है। ये वाला भी इम्पोर्टेंट है, बुलबुलमय है। नेक्स्ट, अपने घर के सामने खेलने का जो मैदान है उसमें सैकड़ों बुलबुलें उड़ती फिरती है। कहाँ? सैकड़ों बुलबुलें सैकड़ों बुलबुलें उड़ती फिरती हैं? अपने घर के सामने खेलने का जो मैदान है। ठीक है। फिर वो सब ऊंची नहीं उड़ती, बहुत नीचे नीचे उड़ती है। उनके बैठने के अड्डे भी नीचे नीचे है। वो कभी उड़कर इधर जाती है और कभी उधर, कभी यहाँ बैठती है और कभी वहाँ, कभी स्वयं उड़कर बालक शिव शंभु के हाथ की उंगलियों पर आ बैठती है। शिव शंभु आनंद में मस्त होकर इधर उधर दौड़ रहा है। उसके 2-3 साथी भी उसी प्रकार बुलबुलें पकड़ते और छोड़ते इधर उधर कूदते फिरते हैं। आज शिव शंभु की मनोवांछा पूर्ण हुई। आज उसे बुलबुलों की कमी नहीं है। आज उसके खेलने का मैदान बुलबुलिस्तान बन रहा है। आज शिव शंभु बुलबुलों का राजा ही नहीं, महाराजा है। आनंद का सिलसिला यही नहीं टूट गया। शिव शंभु ने देखा कि सामने एक सुंदर बाग है। वहीं से सब बुलबुलें उड़कर आती है। बालक कूदता हुआ दौड़कर उसमें पहुंचा। देखा सोने के पेड़ पत्ते और सोने ही के नाना रंग के फूल। उन पर सोने की बुलबुलें बैठी गाती है और उड़ती फिरती है। सोने की बुलबुलें
सोने की बुलबुलें बैठे गाती है और उड़ती फिरती है। वहीं एक सोने का महल है, वहीं एक सोने का महल है। उस पर सैकड़ों सुनहरे कलश है, उस पर सैकड़ों सुनहरे कलश है। उन पर भी बुलबुलें बैठी हैं। बालक 2-3 साथियों सहित महल पर चढ़ गया। उस समय वो सोने का बगीचा, सोने का महल और बुलबुलों सहित एक बार उड़ा। मतलब सब एक साथ उड़े। सब कुछ आनंद से उड़ता था। बालक शिवशंभू भी दूसरे बालकों सहित उड़ रहा था। पर यह आमोद बहुत देर तक सुखदायी ना हुआ। बुलबुलों का ख्याल अब बालक के मस्तिष्क से हटने लगा। उसने सोचा, है मैं कहाँ उड़ा जाता हूँ? माता पिता कहाँ है? मेरा घर कहाँ? इस विचार के आते ही सुख स्वप्न भंग हुआ। बालक कुलबुलाकर उठ बैठा। देखा और कुछ नहीं, अपना ही घर और अपनी ही चारपाई है। मनोराज्य समाप्त हो गया। अपने माई लाड जब से भारतवर्ष में पधारे हैं, बुलबुलों का स्वप्न ही देखा है। अब मेन मुद्दे पर बात आती है कि जो लड़कर्जन थे उन पर बात आती है। बाल मुकुंद गुप्त यहाँ पर लड़कर्जन को व्यंग करके बोल रहे हैं। देखो, जब से भारत में पधारे हैं, बुलबुलों का स्वप्न नहीं देखा या सचमुच कोई करने का योग्य काम भी किया है, खाली अपना ख्याल ही पूरा किया है। यहाँ की प्रजा के लिए भी कुछ कर्तव्य पालन किया। एक बार यह बात बड़ी धीरता से मन में विचारिए। आपकी भारत में स्थिति की अवधि के 5 वर्ष पूरे हो गए। मतलब उनका काल जो है समाप्त हो गया था। मतलब 5 वर्ष उनका जो पदवी था वो सिर्फ 5 वर्ष के लिए था, पूरा हो गया। अब यदि आप कुछ दिन रहेंगे तो सूद में मूलधन समाप्त हो चुका। हिसाब कीजिए। नुमाइशी कामों के सिवा क्या काम किया? सिर्फ नुमाइशी काम ही किया। नुमाइशी काम के सिवा काम के बाद आप कौन से कर चल रहे हैं? नुमाइशी कामों के सिवा काम के बाद आप कौन से कर चले हैं? और भड़कबाजी के सिवा ड्यूटी और कर्तव्य की और आपका इस देश में आकर कब ध्यान रहा? इस बार के बजट की वक्रता ही आपके कर्तव्य काल की अंतिम वक्रता थी। ज़रा उसे पढ़ तो जाइए। फिर उसमें आपके 5 साल की किस अच्छी करतूत का वर्णन करते हैं। आप बारंबार अपने 2 अति तुम तराक से भरे कामों का वर्णन करते हैं। 2 काम उन्होंने किया है, एक विक्टोरिया मेमोरियल हॉल और दूसरा दिल्ली दरबार। ठीक है, एक विक्टोरिया मेमोरियल हॉल जो कि बार बार क्वेश्चन में आता है, दूसरा दिल्ली दरबार। पर ज़रा विचारिए तो यह दोनों काम शो हुए या ड्यूटी? विक्टोरिया मेमोरियल हॉल चंद पेट भर अमीरों के 1-2 बार देख आने की चीज़ होगी। मतलब अमीरों का ये देखने वाली एक चीज़ है विक्टोरिया मेमोरियल हॉल जो कि कोलकाता में है। उससे दरिद्रों का कुछ दुख घट जाएगा या भारतीय प्रजा की कुछ दशा उन्नत हो जाएगी, ऐसा तो आप भी ना समझते होंगे। अब दरबारी की बात सुनिए कि क्या था। आपके ख्याल से वो बहुत बड़ी चीज़ थी, पर भारतवासियों की दृष्टि में वो बुलबुलों के स्वप्न से बढ़कर कुछ न था। जहाँ जहाँ से वो जुलूस के हाथी आए वहीं वहीं सब लौट गए। जिस हाथी पर आप सुनहरे झूले और सोने का होदा लगवाकर छत्र धारण पूर्वक सवार हुए थे, वो अपने कीमती असबाब सहित जिसका था उसके पास चला गया। आप भी जानते थे कि वो आपका नहीं और दर्शक भी जानते थे कि वो आपका
नहीं है। दरबार में जिस सुनहरी सिंहासन पर विराजमान होकर आपने भारत के सब राजा महाराजाओं की सलामी ली थी, वो भी वहीं तक था। और आप स्वयं भली भांति जानते हैं कि वो आपका न था, वो भी जहाँ से आया था वहीं चला गया। ये सब चीज़ें खाली नुमाइशी है, मतलब ये सब चीज़ें सिर्फ नुमाइशी थी। भारतवर्ष में वो पहले ही से मौजूद थी। ठीक है, भारतवर्ष में वो पहले से ही मौजूद थी। क्या इन सब से आपका कुछ गुण प्रकट हुआ? लोग विक्रम को याद करते हैं या उसके सिंहासन को? अकबर को याद करते हैं या उसके तख्त को? शाहजहां की इज्जत उसके गुणों से थी या तख्त ताउस से? आप जैसे बुद्धिमान पुरुष के लिए यह सब बातें विचारने की है। चीज वह बननी चाहिए जिसका कुछ देर कायम हो। माता पिता की याद आते ही बालक शिव शंभू का सुख स्वप्न भंग हो गया। दरबार समाप्त होते ही वो दरबार भवन, वो एम्फीथिएटर तोड़कर रख देने की वस्तु हो गया। उधर बनाना, इधर उखाड़ना पड़ा। नुमाइशी चीज़ों का यही परिणाम है। उनका तितलियों का सा जीवन होता है। माय लॉर्ड, आपने कच्छाड़ के चाय वाले साहबों की दावत खाकर कहा था, कच्छाड़ के चाय साहब वालों की दावत खाकर कहा था कि यह लोग यहाँ नित्य हैं और हम लोग कुछ दिन के लिए। आपके वो कुछ दिन बीत गए, अवधि पूरी हो गई। अब यदि कुछ दिन और मिले तो वो किसी पुराने पुण्य के बल से समझिए। उन्हीं की आशा पर सब शिव शंभू शर्मा यह चिट्ठा आपके नाम भेज रहा है, जिससे इन मांगे दिनों में तो एक बार आपको अपने कर्तव्य का ख्याल हो। जिस पद पर आप आरूढ़ हुए वो आपका मोरूसी नहीं, नदी गांव सयों की भांति है। आगे भी कुछ आशा नहीं कि इस बार छोड़ने के बाद आपका इससे कुछ संबंध रहे, किंतु जितने दिन आपके हाथ में शक्ति है उतने दिन कुछ करने की शक्ति भी है। आपने दिल आदि में कर दिखाया, उसमें आपका कुछ भी न था, पर वो सब कर दिखाने की शक्ति आप में थी। उसी प्रकार जाने से पहले इस देश के लिए कोई असली काम कर जाने की शक्ति आप में है। उसी प्रकार जाने से पहले इस देश के लिए कोई असली काम कर जाने की शक्ति आप में है। इस देश की प्रजा के हृदय में कोई स्मृति मंदिर बना जाने की शक्ति आप में है। क्या बनाने की? स्मृति मंदिर बना जाने की शक्ति लड़का अर्जुन में है। मतलब ये जो लेखक है बोल रहे हैं। पर यह सब तब हो सकता है कि वैसी स्मृति की कुछ कदर आपके हृदय में भी हो। स्मरण रहे धातु की मूर्तियों के स्मृति चिन्हों से एक दिन किले का मैदान भर जाएगा। महारानी का स्मृति मंदिर मैदान की हवा रोकता था या ना रोकता था, पर दूसरों की मूर्तियां इतनी हो जाएगी कि 50-50 हाथ पर हवा को टकरा कर चलना पड़ेगा। जिस देश में लॉर्ड लेस्डोन की मूर्ति बन सकती है, उसमें और किस किस की मूर्ति नहीं बन सकती? माय लॉर्ड, क्या आप भी चाहते हैं कि उसके आसपास आपकी भी एक वैसी ही मूर्ति खड़ी हो? यह मूर्तियाँ किस प्रकार से स्मृति चिन्ह है? इस दरिद्र देश के बहुत से धन की एक ढेरी है जो किसी काम नहीं आ सकती। एक बार जाकर देखने से ही विदित होता है कि वो कुछ विशेष पक्षियों के कुछ देर विश्राम लेने के अड्डे से बढ़कर कुछ नहीं है। माय लॉर्ड, आपकी मूर्ति की वहाँ क्या शोभा होगी? आइए मूर्तियाँ दिखावे। वो देखिए, एक मूर्ति है जो किले के मैदान में नहीं है, पर भारतवासियों के हृदय में बनी हुई है। पहचानिए, पहचानिए, इस वीर पुरुष ने मैदान की मूर्ति से इस देश के करोड़ों गरीबों के हृदय में मूर्ति बनवाना अच्छा समझा।
वो लॉर्ड रिपन की मूर्ति है। किसकी मूर्ति? लॉर्ड रिपन की मूर्ति है। और देखिए एक स्मृति मंदिर, यह आपके 50 लाख के संगमरमर वाले से अधिक मजबूत और सैकड़ों गुना कीमती है। यह स्वर्गीय विक्टोरिया महारानी का सन 1858 ईस्वी का घोषणा पत्र है। आपकी यादगार भी यही बन सकती है यदि इन दो यादगारों की आपके जी में कुछ इज्जत हो। मतलब समाप्त हो गया, जो लिखना था वो लिखा गया। अब खुलासा बात यह है कि एक बार शो और ड्यूटी मुकाबला कीजिए। शो को शो ही समझिए, शो ड्यूटी नहीं है। माय लॉर्ड, आपके दिल्ली दरबार की याद कुछ दिन बाद उतनी ही रह जाएगी जितनी शिव शंभू शर्मा के सिर में बालकपन में उस सुख स्वप्न की है। मुख्य बिंदु रचना शिव शंभू के चिट्ठे निबंध संग्रह। मूल प्रकाशन उर्दू अखबार भारत मित्र। ठीक अच्छे, भारत मित्र रे एटा प्रथम प्रकाशित होता। लेखक होचंदी बालमुकुंद गुप्त, शिव शंभू शर्मा के छद्म नाम। और विषय क्या है? लॉर्ड कर्जन, जो कि तत्कालीन वायसराय थे, उनकी नीतियों और भव्यता और दिखावे पर तीखा व्यंग किया गया है। ठीक है, मतलब उस समय जो भी साहित्यिक थे वो अपने छद्म नाम से ही वो अपनी साहित्यिक रचना करते थे। ठीक है, देखिए प्रकाशन वर्ष से 1903 ईस्वी। देखिए यह निबंध लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में लिखा गया था। औपनिवेशिक नीतियों की आलोचना करता है। ठीक है, मुख्य सारांश। इस निबंध में लेखक ने दिखाया है कि लॉर्ड कर्जन भारतीयों को अयोग्य, असभ्य और शासन के अयोग्य मानता था। मतलब भारतीयों को लॉर्ड कर्जन अयोग्य मानता था। वो शिक्षा, प्रशासन और भारतीय समाज से जुड़े निर्णय भारतीयों की इच्छा के विरुद्ध लेता था। मतलब हमारे घर में था, हमारे देश में था, फिर हम लोगों को मतलब भारतीय लोगों को वो क्या समझता था कि मूर्ख समझता था, अयोग्य समझता था। इसलिए जो शिक्षा, प्रशासन और भारतीय समाज से जुड़े जो भी निर्णय थे वो भारतीयों की इच्छा के विरुद्ध लेता था। मतलब जब राजा प्रजा के सुख दुख अगर नहीं समझेगा तो उसका राजा होने का कोई लाभ ही नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पर सब व्यंग्य करते हैं, कोई भी आपकी प्रशंसा नहीं करेगा अगर आप अच्छा काम नहीं करते। बालमुकुंद गुप्त ने अपने लेखन के माध्यम से कर्जन की तानाशाही, अहंकार, भारतीय भावनाओं की उपेक्षा को उजागर किया है। विशेष रूप से बंगाल विभाजन, शिक्षा नीति, प्रेस पर नियंत्रण जैसे नीतियों को लेखक ने भारत विरोधी बताया है। लेखक ने व्यंग्य और तर्क के माध्यम से यह सिद्ध किया कि भारत में अंग्रेजी शासन न्यायपूर्ण नहीं बल्कि शोषणकारी था। यह निबंध भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना, आत्मसम्मान और विरोध की भावना जगाने का कार्य करता है। ठीक है, ये क्या था? शोषणकारी था। न्यायपूर्ण शासन नहीं बल्कि शोषणकारी शासन है। और यह निबंध भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना, आत्मसम्मान और विरोध की भावना जगाने का कार्य करता था। मुख्य भाव या संदेश: अंग्रेजी शासन की असत्य और अन्यायपूर्ण नीतियों का विरोध। असत्य और अन्यायपूर्ण नीतियों का विरोध, भारतीयों की योग्यता और स्वाभिमान की रक्षा, राष्ट्रीय जागरण और स्वतंत्रता चेतना को प्रोत्साहन। मतलब जो जिस समय ब्रिटिश हमारे भारत में शासन करता था उस समय आप सोचिए कि जो जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या फिर जितने भी स्वाधीनता संग्रामी जो थे, जो स्वाधीनता सेनानी जो थे वो तो थे, पर जो साहित्यिक थे, जो उस समय के जो जिस भाषा में भी हो, ओडिया भी था कि हिंदी भी था, जो भाषा भी थे से जो साहित्यिक माने थिले सेमाने तांको लेखा बଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ उजागर କରୁଥିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରୁଥିଲେ। କେମିତି ଅଲଗା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନେ କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିକି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ କେମିତି ଆମେ
समस्त को एक करके इंग्रेज मान विरुद्ध में लड़ाई करवा सेमती एमाने सबू पेन रे कलम से माने सबू साहित्य लिखिकी सबू कहानी आकार रहा कविता आकार रहा एमती लोक मान प्रेरणा दौले आ प्रोत्साहित करते। MCQ क्वेश्चन मु नेक्स्ट वीडियो आनी कारण वीडियो बहुत लंबा हो गलानी तेणुक अपेक्षा करूँ सब्सक्राइब करनी नेक्स्ट वीडियो में निश्चित भाव में आर MCQ क्वेश्चन आनी बनाम लाड कर ठीक अच्छे धन्यवाद।